चलिए भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आज बात करेंगे राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में, क्योंकि आज क्या बड़ा एक्शन हुआ है और चंपत राय के इस्तीफे पर क्या बोला राम जन्मभूमि ट्रस्ट और कैसे योगी ने ऐलान कर दिया है कि अब नहीं बचेगा कोई भी चढ़ावा चोर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में थे और एक तरफ वो विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनकी नजर अयोध्या पर भी बनी हुई है। वो अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और साफ कहा कि आस्था का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए चढ़ावा चोरों की किसी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो योगी के ऑर्डर का असर यह हुआ कि आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और अब तैयारी है कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजने की। कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज हुई एफआईआर गिरफ्तार किया था। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद अब इनको सभी को अयोध्या चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 लोग जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर उठ रहे हैं। विपक्ष चंपत राय पर दबाव बढ़ाता जा रहा है और सबसे बड़ी बात सवाल तो उठ रहे हैं। इस बीच आज चंपत राय के इस्तीफे की खबर कंफर्म हो गई और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खुद ये बयान जारी किया और कहा कि वो अगली बैठक में नए महासचिव पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो क्या ट्रस्ट भी मान रहा है कि चढ़ावा चोरी के खेल में चंपत राय का रोल था? सवाल यह है। तो चंपत राय पर सवाल खड़े हुए तो उनके समर्थन में कई लोग भी सामने आए। अयोध्या में चंपत राय के एक शिष्य नरेश चौहान तो रो पड़े और कहा कि दाग शंकराचार्य में हो सकते हैं लेकिन हमारे गुरु चंपत राय में नहीं। अब एसआईटी खूब खोल के जांच कर ले, सीबीआई खोल के जांच कर ले, उस आदमी को दाग नहीं हो सकता। कैसा दाग नहीं हो सकता? बस मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। जितना रो रहा बाहर दिल हमें पता। अब एसआईटी खूब खोल के जांच कर ले, सीबीआई खोल के जांच कर ले, उस आदमी को दाग नहीं हो सकता। कैसा दाग नहीं हो सकता? बस मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। जितना रो रहा बाहर दिल हमें पता। अब तो विरोध है तो सपोर्ट भी है। अयोध्या से बनारस और हरिद्वार तक साधु संतों में चढ़ावा चोरी को लेकर भारी आक्रोश है। साधु संत सम्मेलन कर रहे हैं तो कहीं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की वो मांग भी कर रहे हैं। मदन गोपाल दास जी पुष्पांजलि समर्पित की नया है पिछले एक सप्ताह से हम सबको। आस्था के अपमान और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। 8 आरोपियों को जेल भेजने के बाद अब मांग उठने लगी है कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर बड़ा एक्शन हो। गिरफ्तार करो चंपत राय को, अनिल मिश्रा खुलेआम इन्होंने वो किया है और प्रमाण के लिए महिपाल सिंह है, दीनानाथ वर्मा है, क्यों नहीं लेते उनका? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी सवाल और दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट ने इसकी पुष्टि भी कर दी और ऐलान कर दिया वो ऐसा कदम उठाएंगे कि राम मंदिर में फिर कभी आस्था से खिलवाड़ न हो सके और अपराधियों को भी कड़ा दंड मिल सके। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके रहते हुए इस प्रकार का घटना कैसे घटा, आप क्या कर रहे थे, इतनों दिनों से आप क्या देख रहे थे। इनको कानूनन फांसी की सजा होनी चाहिए। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग हैं, ये लोग तो करोड़ों सनातनियों की आस्था की चोरी की है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं और दिखाते हैं कि चंपत राय पर क्या आरोप लग रहे हैं और क्या एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए, चढ़ावा चोरी पर योगी के एक्शन के बीच 2 बड़े इस्तीफे हुए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी अपना पद छोड़ दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बयान जारी करके इसकी पुष्टि की है। कहा, हम राम मंदिर में हुई घटनाओं से हैरान और दुखी भी हैं। भरोसा दिलाते हैं कि तय करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। ट्रस्ट की अगली बैठक में कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव लाया जाएगा। 11 जुलाई को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। इसमें इस्तीफे स्वीकार करके नए महासचिव की नियुक्ति संभव है। तो क्या ट्रस्ट का भी अब चंपत राय से भरोसा कम होने लगा है? चंपत राय पर अखिलेश और कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चंपत पर एफआईआर करके गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि चंपत का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पहले वो संघ प्रचारक रहे हैं, बाद में वीएचपी ने उन्हें ले लिया और वो सिर्फ सादगी का नाटक करते हैं। असल में चांदी की ईंट, जेवर, नकदी और विदेशी दान में भी गड़बड़ी हुई। अखिलेश यादव ने चंपत के इस्तीफे पर बीजेपी सरकार को घेरा है।
अखिलेश यादव ने कहा है, सरकार कहती थी कि उसके राज में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आखिर दान भक्तों के अहंकार का मुखौटा उतर ही गया और अब भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा और भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। चढ़ावा चोरी के बीच चंपत राय के एक शिष्य सामने आए और जो चंपत राय पर लगे आरोपों पर फूट फूट कर रोने लगे। नरेश चौहान ने रोते हुए कहा, शंकराचार्य में दाग हो सकता है लेकिन चंपत राय में नहीं, वो अभी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। वो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने पर वो सारे आरोपों और सवालों का जवाब देंगे। तो चंपत राय पर कैसे विपक्ष आग बबूला है और क्या कह रहे हैं चंपत राय के शिष्य, वो भी सुनिए। गिरफ्तार करो चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, खुलेआम इन्होंने वो किया है और प्रमाण के लिए महिपाल सिंह है, दीनानाथ वर्मा है, क्यों नहीं लेते उनका प्रमाण? बयान लीजिए उनका, संजय सिंह से जानकारी लीजिए किस कदर भूमि घोटाला किया इन लोगों ने। अरे गांव गांव जाएगी कांग्रेस, अरे हमने मंडल बना लिए हैं, हमने पंचायत कांग्रेस कमेटियां बना ली हैं। मैं इनके बारे में इतना कह सकता हूँ कि एक जितने हमारे शंकराचार्य है ना, महामंडलेश्वर शंकराचार्य, बड़े बड़े संतों में दाग हो सकता है, इस बंदे के अंदर कोई दाग नहीं हो सकता। अंदर से बहुत दुखी हूँ, कह नहीं सकता, रो रहा हूँ। एसआईटी खूब खोल के जांच कर ले, सीबीआई खोल के जांच कर ले, उस आदमी के कोई दाग नहीं हो सकता। कैसा दाग नहीं हो सकता? किसी व्यक्ति विशेष से गलती हुई होगी, लेकिन जो हमारे माननीय चंपत राय जी पर या अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण कर रहे हैं, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाते हम इसे नहीं मानेंगे। नहीं, अखिलेश यादव जी वही हैं जिनके पिताजी ने सभी कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिन्होंने खून की नदियां बहा दी थी इस अयोध्या में। जमीन पर लेटने वाले, सत्तू और चना खाने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, और उनके संघर्ष और योगदान को नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने उनका विश्वास तोड़कर और गले से कुछ चोरी की है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको सरकार विरोधी पार्टियों ने बना दिया। सारी जांच ठीक ही तो चल रही है, कहाँ गड़बड़ चल रही है? अरे वो स्थान जहां राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ करेगा तो विनय कटियार तो रहेंगे ही वहां, फिर आपको भी रहना पड़ेगा आकर के, तब आना उसी समय। ठीक। आपको क्या लगता है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनके अलावा कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं या सब कुछ ठीक, जांच सही? अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए, तमाम माननीयों को आपने सुना, हमने सुनवा दिया, सबको आपने सुना किसका क्या पक्ष था, उन्होंने क्या आरोप लगाया या फिर क्या सपोर्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राम मंदिर बनने के साथ ही आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है अयोध्या। रोज अयोध्या में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। तो राम मंदिर के साथ सरयू आरती में शामिल होते हैं श्रद्धालु और अपनी श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से चढ़ावा भी यानी दान करते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 हफ्ते पहले एसआईटी जांच का ऑर्डर दिया था। कुछ और तस्वीर, कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। देखिए, और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आते ही एक्शन काफी शुरू और तेज हो गई थी। अब साफ कह दिया मुख्यमंत्री ने कि चढ़ावा चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी वो करके ही रहेंगे। वैसे ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ स्थित, जब वो गौ सेवा कर रहे थे। अक्सर हम देखते रहते हैं, वो गोरखपुर जाते हैं तब भी इस तरह की सेवा करते रहते हैं, गौ सेवा में हमेशा शामिल रहते हैं। लखनऊ में भी होते हैं या कहीं भी ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। अब एक तरफ योगी कड़ी जांच और कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेर भी रहे अखिलेश यादव। अखिलेश आज आजमगढ़ में उनकी मौजूदगी थी और वहां से फिर योगी सरकार पर वो तीखे हमले करते हुए नजर आए। तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है और इस कदर गरमाया है कि अयोध्या से वाराणसी और अब चंडीगढ़ तक में प्रदर्शन होने लगे हैं। इसको लेकर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है।
वो भी तस्वीरें आपके सामने। फोटो क्लिक करो, पकड़ो तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर कैसे सियासी घमासान छिड़ा है, अब वो आप जान लीजिए। देखिए, आस्था का सवाल है, अब चोरी पर बवाल हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद कांग्रेस, क्या कह रही हैं? राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होना दुखद और शर्मनाक है। यह सिर्फ कंपनियों से मिले फंड नहीं, लाखों लोगों का दान है। इसके लिए आपने मुहिम चलाई, तो अब चोरी का जिम्मेदार कौन है? आपने करोड़ों से दान लिया तो सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दूध का दूध नहीं, हमें सोने का सोना चाहिए। सरकार ने खुद चोरी और सीसीटीवी से छेड़खानी की बात मान रही, लेकिन यह सरकार धर्म से ज्यादा धन पर ध्यान देती है। आस्था से खिलवाड़ करने वालों को प्रभु राम माफ नहीं करेंगे। जबकि ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर निष्पक्ष जांच हो रही है और सरकार दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कथावाचक, बागेश्वर धाम बाबा, रावण तो ये भी हैं, बस इनका रूप बदल गया है। रावण ने तो केवल माता जानकी की चोरी की थी और इन्होंने लाखों की श्रद्धा और भरोसा चोरी किया है। चढ़ावा चोरी करने वाले सरकारी दंड तो पाएंगे ही, भगवान भी चढ़ावा चोरी करने वालों को महादंड देंगे। साध्वी रितंबरा, नेता बीएचपी, वो कह रही हैं आस्थाएं जब धक्का खाती हैं तो बहुत घायल कर देती हैं। जिस मंदिर के लिए सालों इंतजार किया, काफी कुर्बानियां दी गई, वहां चोरी की घटना लाखों को आहत करती है, ठेस पहुंचाती है। सौगत रॉय, सांसद टीएमसी, चंपत राय के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। योगी सरकार ने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। जबकि राम कदम, नेता बीजेपी, वो कह रहे हैं जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है वो कड़ी सजा के हकदार हैं। उन्हें सरेआम कोड़े मारना या फांसी पर लटकाना भी कम होगा। योगी सरकार एसआईटी बनाकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो सियासतदान क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए सीधा। सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। जिनका राम मंदिर में कोई योगदान नहीं रहा, राम मंदिर के विरोध का जिनका इतिहास रहा हो, 2027 का चुनाव है, अब सबके घंटे बजेंगे, सबके घड़ियाल बजेंगे, सब तिलक और चंदन लगा के दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बंगाल में देख लिया है सनातन का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जिन्होंने चंदा चुराया है, आस्था पे चोट वो कर रहे हैं जो आरोपियों को बचा रहे हैं। लोग आस्था के लिए आते हैं। 16 करोड़ लोग बताए आपने, मैं कह रहा करोड़ रुपए किसी ने दिए, लाख किसी ने दिए, 2 लाख चंदा दिया, 200 ईंटें दी, सब छोड़िए, सिर्फ 100 रुपए का एवरेज लगाइए तो 1600 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल में। पानी पानी रह जाएगा, दूध तो रहा ही नहीं, पानी पानी रह जाएगा। एसआईटी क्यों गठित की? जब एसआईटी गठित की तो एफआईआर एसआईटी ने क्यों नहीं कराई? गुरु जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने वादा किया था कि हम आप इंतजार करिए, जो दोषी होंगे वो सजा के पात्र होंगे। अब शुरुआत हो गई है, तो योगी जी अपने जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी खुद निगरानी कर रहे हो उस पर हैं, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कई मुसलमानों के यहाँ पर इस तरह का गफला हो जाता तो अब तक तो पूरी कौम को चंदा चोर घोषित कर दिया गया होता, बुलडोजर चल गए होते। जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है उन दोषियों को भरे चौराहे पर कोड़े से भी मारे या फांसी भी दी जाए तो भी कम है। हमारे ही मंदिर, हमारे ही भगवान को बेचने वाले, हमारे ही सनातन को बेचने वाले गजनी कितने मंदिर के जेवर, हीरा, मोती सब कुछ बेच दिए। जिन पर एफआईआर होना चाहिए, जो लोग इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जिन बड़े नेताओं के घर में पैसा गया है। अभी गिरफ्तारी का हुआ है, हमारी तो उम्मीद यह है कि इसको शीघ्र मुकाम तक पहुंचा करके जेल के अंदर में जब भुगतेगा यह, तो राम राम इनको नजर आएंगे।
देखिए, सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन अयोध्या में चढ़ावा चोरी में जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं उन पर योगी की पुलिस ताबड़तोड़ अब कार्रवाई कर रही है। कभी चंपत राय के ड्राइवर रहे टिन्नू यादव का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, तो टिन्नू को पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर गई है। ये तस्वीरें तो पुलिस अब टिन्नू यादव के घर और हॉस्टल की भी जांच में जुटी हुई है और पता कर रही है कि सिर्फ नोट गिनते गिनते कैसे टिन्नू यादव ने करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली। शिकंजा और जांच के दायरे में अनुकल्प मिश्रा भी है। अनुकल्प सलाखों के पीछे है और पुलिस अयोध्या में उसके घर पहुंची और जांच में जुटी है कि चढ़ावा चोरी का पैसा उसने कहां कहां रखा था या ठिकाने लगाया है। चलिए अब विस्तार से दिखाते हैं चढ़ावा चोरी पर कैसे गिर रही है योगी की गाज। तो चढ़ावा चोरों पर योगी की गाज ऐसे कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर आपको बता दें एक्शन काफी तेज हो रहा है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। जेल भेजने से पहले पुलिस ने 8 आरोपियों से कड़ी पूछताछ की है। आरोपियों के बयान के आधार पर योगी की पुलिस अब एक्शन में है। अयोध्या में पुलिस ने चढ़ावा चोरी केस में कई जगह छापेमारी की है अब तक, और पुलिस कुछ बैंक कर्मचारी समेत और आरोपियों की तलाश में भी लगी हुई है और बहुत जल्द पुलिस इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां करने वाली है। शुरुआती जांच में अनुकल्प मिश्रा को चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अनुकल्प मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के करीबी बताए जाते हैं। दान राशि की गिनती और रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारी अनुकल्प के पास ही थी। आरोपी के करीबी रिश्तेदारों को उसने अपने साथ जोड़ ला और घोटाला किया। उसने अपने साले लवकुश और ससुर रामशंकर को भी चढ़ावा गिनने में लगा दिया। मिल्कीपुर के रहने वाले अनुकल्प की कमाई और दौलत अचानक तेजी से बढ़ी। जो कभी किराए के मकान पर रहा करता था उसने 50 लाख रुपए का आलीशान घर बनवा लिया। अनुकल्प अपना रसूख दिखाता और गांव वालों को राम मंदिर का पास बनवा देता था। अनुकल्प मिश्रा अब सलाखों के पीछे है और उसके घर पर ताला जड़ा हुआ है, लेकिन अनुकल्प और उससे जुड़े कई और लोगों के राज खुलना अभी शेष हैं, बाकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो टिन्नू यादव और अनुकल्प के बाद अब और आरोपियों की गिरफ्तारी का भी नंबर हो सकता है। आरोपी अनुकल्प की चाची और अयोध्या के लोग इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं, सुनिए। जब मेरी शादी हम करके गए थे, जब मेरी शादी में उनके घर की व्यवस्थाएं और मेरी शादी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि अचानक से परिवर्तन, आखिर में ये पैसा कहाँ से आया। कहाँ तक प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है? नोएडा में मुझे जानकारी है। हाँ। और कौशलपुरी में मकान है। कौशलपुरी अयोध्या में? हाँ। और 3-4 जगह जमीन खरीद रखा इन लोगों ने, गाड़ी खरीदा। बहुत ज़्यादा गलत महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे आस्था से पैसे डालकर जाते हैं, ये लोग चोरी कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को भगवान का भी डर नहीं है कि मतलब हम लोग भगवान की नगरी से पैसा चुरा रहे हैं। जो हमारे विपक्षी लोग हैं, जो ये चाहते थे कि राम मंदिर ना बने, उन्होंने ही कोई षड्यंत्र रच करके किसी न किसी आदमियों को तोड़ करके और ये चोरी कराई। योगी जी ये नहीं चाहेंगे कि उनके होते हुए मंदिर से कोई चीज़ चोरी हो, ताकि उनके ऊपर ब्लेम आए। तकलीफ तो है ही, जो श्रद्धा से चंदा देते हैं उसका अगर कोई चोरी करता है तो दुख तो होता है। चंदा आदमी बड़ी श्रद्धा से देता है और हमें ये चोरी करना ठीक नहीं लग रहा है। जांच हो जाएगी, एसआईटी पे पूरा भरोसा है, योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, वो न्याय करेंगे और जनता के एक एक पैसा राम मंदिर के निर्माण में वो लगाएंगे। ये चंदा चोरी की बात आती है तो अंदर से लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो पाप जो है, जो श्री राम हटाने वाले थे, वो नहीं हटाए लोगों के मन से। तो ये मन से हटना चाहिए। जो लालच है पैसों का, वो भगवान से बढ़ के नहीं है। पैसा जो है भगवान है हमारे, तो ये लालच हटना चाहिए मन से। जो भी जिसने गलत किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसको भी हो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पूरी सरकार पर मेरे को आस्था है, मोदी जी पे आस्था है और एसआईटी पे भी आस्था है। भगवान के सानिध्य में रहने के बाद भी अगर ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनको जरूर वहाँ से हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। और उनको जो भी कोई योगी जी एसआईटी का गठन किया है, वो एसआईटी, हमें पूरा विश्वास है कि उनको योगी जी नहीं छोड़ेंगे। ये अयोध्या पहुंचे आम भक्त, आम श्रद्धालु हैं जिनको आप सीधा सुन रहे थे, और उनकी इच्छा और उनका यही कहना कि चढ़ावा यानी दान हम इसलिए अर्पित करते हैं कि वो प्रभु के कामों में लगे और उसका आशीष
हमें मिले, लेकिन उनके साथ ये तो धोखा हुआ। अब देखिए, पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भव्य राम मंदिर और रामलला की मूर्ति की चर्चा होती है, लेकिन अब सब जगह यही बात फैली है कि क्या चढ़ावा में मिले कीमती गहने भी गायब हो गए। तो खबर फैली कि मंदिर में चढ़ावे में मिले कीमती हार, गहने और चांदी की ईंट तक गायब है। ट्रस्ट दावा कर रहा है कि ये सभी चढ़ावा की चीजें सुरक्षित हैं, लेकिन अब बवाल और सवाल इतना बड़ा हो गया है कि सबूत के बिना कोई कुछ मानने को तैयार नहीं। तो एसआईटी को मंदिर के चढ़ावे की जांच के दौरान कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी मिली है। कुछ सीसीटीवी तो गायब ही हो गई है जी, और जो कुछ मिली है उनमें कई ऐसी जिनमें नोट गिनने वाले के सामने जानबूझकर कोई शख्स खड़ा दिखता है ताकि सही तस्वीरें और सबूत कैमरे में रिकॉर्ड ना हो पाए। देखिए, जांच में सामने आया है कि चढ़ावा गिनती की कोई एसओपी नहीं थी, यानी दान गिनती से संबंधित कोई लिखित निर्देश जारी नहीं हुए। मौखिक निर्देश पर कर्मचारी चढ़ावा गिनने का काम कर रहे थे। नगद संभालने और नोटों की गिनती करने वाले 44 लोग थे, लेकिन कर्मचारियों में जिम्मेदारियों का बंटवारा ठीक से नहीं था। किस काम या गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह साफ नहीं था। निगरानी में लापरवाही, गिनती करने वाले कमरे में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। इससे आरोपियों को चढ़ावे की गिनती में हेराफेरी का मौका मिला। ऊपर से सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद ही डिलीट भी हो जाती थी, जबकि ऐसी हालत में 180 दिनों तक सीसीटीवी सुरक्षित रखनी चाहिए। आरोप है कि इसका फायदा उठाकर भी चढ़ावा चोरी हुई। पुलिस की जगह निजी सुरक्षा एजेंसी लगा दी गई। प्राइवेट एजेंसी के कर्मचारी चढ़ावा की गिनती से पहले स्टाफ की जांच करते थे, जबकि यह काम पुलिस या प्रोफेशनल सुरक्षा एजेंसी को देना चाहिए था। खबर है कि एसआईटी ने अतिरिक्त पुलिस और खास सुरक्षा एजेंसी की सिफारिश की है। बैंक के साथ जो समझौता हुआ था उसमें बिना जेब वाले स्टाफ होना चाहिए था, लेकिन नोट गिनने वाले और उनकी जांच करने वाले दोनों लापरवाही बरत रहे थे। पुख्ता रिकॉर्ड की कमी थी। देश विदेश से आने वाले भारी चढ़ावे का सही हिसाब किताब नहीं था। दान में मिलने वाले सोने, चांदी, हीरे जैसे आभूषणों का सही रिकॉर्ड नहीं था। चढ़ावे की एंट्री का कोई पुख्ता सिस्टम या पक्की रसीद नहीं थी। आरोप है कि पारदर्शिता की इसी कमी का स्टाफ ने पूरा फायदा उठाया और भगवान के मंदिर में लगा दिया सेंध। तो क्या चढ़ावा चोरी में बैंक की भूमिका भी सवालों में है? क्या बैंक ने सारे नियम और सावधानी का पालन किया? अयोध्या के उसी बैंक से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह, जहां चढ़ावा से मिला पैसा रखा जाता था। स्टेट बैंक की ब्रांच में मौजूद हूं, जहां पर चढ़ावे का सारा पैसा जो गिनती के बाद ला करके जमा कराया जाता है। ये वो ब्रांच है। अब देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा लिखा हुआ है। ये मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर धर्मपथ पर स्थित है और इसी ब्रांच में ला करके जो पैसे हैं वो जमा कराए जाते थे। जब एसआईटी लखनऊ पहुंची तो एसआईटी ने इस ब्रांच के अलग अलग जो स्टाफ हैं, जिसमें चीफ मैनेजर से लेके नीचे के स्टाफ, उन सब लोगों से पूछताछ की और यहाँ पूछताछ करने के बाद इनके बयान को भी पूरे एसआईटी की रिपोर्ट में दिखाया गया है। अब जो शक है वो ये कि क्या सिर्फ चंदा गिनने वालों ने ही चोरी की या फिर बैंक की भी जिम्मेदारी थी, और अगर बैंक की जिम्मेदारी थी तो अब तक बैंक की तरफ से कोई भी इस मामले में नामजद आरोपी के तौर पर सामने क्यों नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अब बात हम मुहर्रम जुलूस की करने जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में जुलूस के दौरान भारी बवाल हुआ है और पहली तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, क्योंकि जहां मुहर्रम जुलूस पर ताजिया निकली वहां हो गया बवाल। उधर बिहार मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान वर्दी में तलवारबाजी करते एक एसआई का वीडियो वायरल हो गया। इससे पुलिस पर सवाल उठने लगे। बाद में इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। ये देखिए,
अब दरोगा जी ने तलवारबाजी तो ठीक की, लेकिन वर्दी में इन्होंने किया, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए और इसको लेकर जांच के आदेश भी आ गए। अररिया के फारबिसगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जाने के बाद अफरा तफरी मच गई, भगदड़ जैसा माहौल बन गया। तस्वीर देखिए। वहीं अररिया में ताजिया जुलूस के दौरान एक पक्ष ने विरोध कर दिया और लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए। ये तस्वीर देखिए। कुछ और तस्वीरें हिंसा और बवाल की, क्योंकि बिहार की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ और जगहों की तस्वीर और वहां पर जो हिंसा बवाल हुआ उसकी खबर देखिए। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए, विवाद हुआ, जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सुनिए, देखिए। उधर समस्तीपुर में ताजिया मिलान के दौरान वहां भी बवाल हो गया। पत्थरबाजी के बाद उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, फिर उपद्रवियों की पहचान की कोशिश शुरू हो गई, फिर बारी थी पुलिस की, दौड़ाया पुलिस ने। देखिए इनका सर फट गया, देखिए मार के फाड़ दिया, प्रशासन में मार रहा है। देखिए मार के फाड़ दिया है। देखिए उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बार फिर वहां पर बवाल मचा और कुछ युवकों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। और अब आपको विस्तार से बता देते हैं मुहर्रम जुलूस पर लखनऊ से उज्जैन तक कैसा माहौल रहा। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में मुहर्रम जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। जुलूस के दौरान बालकनी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हादसे के मौके पर अफरा तफरी मच गई और जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उधर आगे बढ़े तो मुजफ्फरपुर, बिहार की बात। अब मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान वर्दी में तलवार भांजते दिखे एसआई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने जांच के आदेश जारी कर दिए। लोग इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वर्दी में इस तरह की हरकत पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर बिहार के ही अररिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान अचानक पत्थरबाजी से बवाल हुआ। भारत नेपाल सीमा पर जोगबनी के पास भगदड़ की स्थिति बन गई। पत्थरबाजी में आसपास की कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल मचा। जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद वहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तमाम जो रिएक्शंस हैं, पुलिस वो क्या कह रही है उसको हम आपको सुनवाते। सुनिए। उक्त वीडियो का संज्ञान लिया गया है और ये इसकी जांच भी कराई जा रही है। साथ में कांटी थाना में ये ऑफिसर मोहम्मद मुस्तकीम खान है जो जिनको कि इस वीडियो में तलवारबाजी करते हुए देखा गया है। इसका सत्यापन उपरांत इसका जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रथम दृष्टया बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा इनको लाइन हाजिर किया गया रहा है और साथ ही उनके विरुद्ध से स्पष्टीकरण के लिए की जाए। खासतौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जर्रा बराबर कहीं कोई किसी तरीके से विवाद नहीं हुआ और खास तौर पे न कहीं किसी बिजली के तार बदले गए और न कहीं कोई पेड़ काटने की नौबत आई। और ये व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था करने पर मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश का शुक्रिया अदा करता हूं।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि सुर्खियों में है, क्योंकि बात हम करने जा रहे हैं दिल को दहला देने वाली उस खबर की जिसने हर किसी को डरा दिया है, माता पिता को भी। चलिए आपको दिखाते हैं क्रिकेट पार्टी और सिया चेतन की खूनी इश्क की ये कहानी। तो केतन की हत्या के बाद से रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच लोग अब केतन को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। सिया और चेतन की साजिश के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला जिसमें केतन का परिवार भी शामिल हुआ। ये तस्वीर पुणे महाराष्ट्र की ही है, केतन के लिए कैंडल मार्च इंसाफ के लिए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाए, क्योंकि दावे के मुताबिक सिया और चेतन बहुत सी बातें कबूल कर रहे हैं। ऐसे में जल्द उनके गुनाहों का हिसाब होना चाहिए। गोविंदाय नमो नमः। 26 साल का बेटा निर्दोष मार दिया गया। हमें सिर्फ सरकार से न्याय की ये है और हमें न्याय मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। सब लोग बोल रहे हैं कि जस्टिस फॉर केतन, और हमें पूरी यही उम्मीद है कि हमें हमारे केतन के लिए बिल्कुल जस्टिस मिलेगी। पता नहीं ये कहाँ से किसके दिमाग में कैसी सोच समझ आई है, जो नहीं होना चाहिए ये वो चीज़ हो चुकी है। आज एक ही परिवार नहीं, कई परिवार शोक में है। किसी को भी किसी की जान लेने की एक तो इजाजत है नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो हुआ है ये तो 100% गलत हुआ है। तो लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। तो पुलिस ने आरोपी सिया के भाई साहिल से लंबी पूछताछ की है। इस दौरान दावा है कि साहिल ने बताया कि सिया और चेतन के बीच क्रिकेट की वजह से ही जान पहचान हुई थी। सिया के भाई निकल रहे हैं। सिया, चलिए वो वाली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सिया के भाई ने क्रिकेट से कनेक्शन वाली जो बात बताई, उधर सिया चेतन का साथ में क्रिकेट मैच देखते वीडियो भी सामने आया। ये जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं वही है, देखिए। तो दोनों आपको नीली जर्सी पहनकर स्टेडियम में मैच देखते नजर आ रहे हैं। तो सिया चेतन बेनकाब होते चले जा रहे हैं और इसी बीच अब सिया के माता पिता से भी पूछताछ हो रही है। सिया के भाई से सवाल जवाब के बाद उनके पिता और माता को पुलिस ने तलब कर लिया है। और अब आपको डिटेल में यानी विस्तार से बता देते हैं सिया के भाई ने क्या कुछ बताया। तो दरअसल पुलिस ने कल सिया के भाई से करीब 10 घंटे पूछताछ की लंबी। इस दौरान सिया, चेतन और केतन से जुड़े कई सवाल किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया के भाई साहिल ने बताया सिया और चेतन की मुलाकात क्रिकेट के जरिए हुई थी। भाई साहिल के क्रिकेट मैचों में सिया भी जाती थी, जहां उसकी पहली मुलाकात चेतन चौधरी से हुई थी। यानी चेतन और सिया गोयल को क्रिकेट पसंद था और दोनों के बीच यही एक पसंद उन्हें करीब लेकर आई। उसके बाद 2025 में दिवाली के दौरान भी दोनों मिले थे, तब एक कॉमन दोस्त की पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। दावा है कि इसी के बाद सिया और चेतन में नजदीकियां बढ़ी और इसके बाद तो दोनों में लंबी बातें और चैटिंग होने लगी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों में 2000 से ज्यादा कॉल्स हुए, लेकिन जांच में सामने आया कि दोनों ने चैट्स डिलीट कर दी। सिया और चेतन ने मोबाइल से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चैट्स के साथ बाकी डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिए। रिकॉर्ड और चैट्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। इसी बीच पुलिस ने सिया के माता पिता से भी पूछताछ की है। अब आपको सुनवाते हैं इस मामले में केतन को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाले लोग क्या कह रहे हैं और साथ ही इंदौर के राजा रघुवंशी की मां और सियासतदान क्या कहते हैं। उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, जीभ काट दें और रोड पे फेंक दें, बस। उसके बाद उसके माँ बाप को जो करना हो करें, नहीं करना हो मत करें, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए तकलीफ क्या होती है। ये चीज़ें रिपीट कब तक होती रहेंगी, कब तक सज़ा ही नहीं मिलेगी। अगर हम आरोपियों के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर बना के चल देंगे, छोड़ देंगे, फिर इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, एक को मिलेगी तो फिर बाकी 10 डरेंगे। मैं कहता हूँ कि वैसा ही धक्का उसको मिलना चाहिए उसी स्पॉट पे, तभी इंसाफ होगा, और अदरवाइज इंसाफ यहाँ नहीं है कुछ भी। और ऐसे चाहे वो एक अकेला है, चाहे वो पूरी फैमिली है, हमें नहीं पता। जितने भी लोग जो गुनाहगार हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये पूरी कंट्री में सबके लिए एक सबक होना चाहिए, ये सबक बनना चाहिए। कोई लड़का अगर ये सबक बनता है तो कुछ अनटॉलरेबल, दिस इज एब्सोल्युटली मतलब द बिगेस्ट क्राइम। हमें हमारे बेटे के लिए हमको जस्टिस चाहिए,
और जो कड़ी से कड़ी सज़ा इस पूरे हिंदुस्तान के लॉ में जो भी लिखा गया रहेगा वो उन पे लागू होनी चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है। बहुत ज़्यादा गलत है। वो नहीं भी बोल सकती थी, लेकिन हमारे बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। इसके लिए हमें न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर केतन। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी सज़ा मिले उस लड़की को, क्योंकि ये आज तक ना कभी ऐसा कभी देखा था ना सुना था। सोनम रघुवंशी का केस देख के ऐसा लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी ऐसा कभी हो सकता है। छोड़ना है तो छोड़ दो ना, शादी नहीं करना है तो मत करो, मगर किसी के बेटे को मत मारो। तुमको जहाँ करना वहाँ करो और अपने माँ बाप से खुल के बात करो। मगर है ना, जो भी आपको करना वो अपने माँ बाप से बोलो, मगर किसी के बेटे को मारने को इनको कोई हक नहीं है। ऐसी लड़की उनको, और ऐसी लड़की उनको तो हाथ के साथ ही मतलब मार दिया जाना चाहिए। ना इनको फांसी सुनाई जा रही, ना मारा जा रहा, ना कोई सजा सुनाई जा रही है ऐसी लड़की को। और सोनम है तो वो बेल पे मतलब बाहर चल रही है, तो सोनम को बाहर रहने से भी मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है। ये लड़की उनको मतलब क्योंकि इनको से मिल रही है। सरकार इस पूरे घटना को लेके गंभीर है, रफ्तार से काम हो रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी जो कभी कभार गुमराह होते हैं उनको भी एक संदेश जाना ही चाहिए कि कानून का खौफ बहुत ज़रूरी है। जो घटी हुई घटना निंदनीय है, जो दोषी है उनको भरे चौराहे पे खड़े करके उनको कोड़ों से भी मारे तो भी कम है, पर कानून अपना काम करेगा। सियासतदान क्या कह रहे थे सुन लिया आपने। अब देखिए, जांच में तो सिया चेतन की करतूतें उजागर हो रही हैं, लेकिन किले में हत्या वाले दिन भी सिया की पोल खुल गई थी और इसका खुलासा लोहगढ़ किले में केतन का शव निकालने वालों ने कर दिया है। अब केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो पता चल रहा है कि सिया और चेतन ने अपनी चैट्स और डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, जिन्हें वापस पाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी केस की तफ्तीश में मदद कर रही है। तो पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जो ये नया दावा सामने आया है, उसके तहत केतन का शव रेस्क्यू करने वाले सुनील गायकवाड़ ने बताया केतन के सिर पर गंभीर चोट थी, खोपड़ी कुचली हुई थी। उन्होंने कहा कि केतन के हाथ पैरों पर भी कई जगह चोट थी। इस दौरान दूसरे लोग रो रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन रेस्क्यू करने वाले के मुताबिक सिया गोयल शांत खड़ी थी। कुछ ऐसा ही दावा मृतक केतन के परिवार ने भी किया है। उनके मुताबिक सीसीटीवी में भी सिया रोते हुए नजर नहीं आई। केतन के पिता के मुताबिक पहले दिन ही परिवार को शक हो गया था, क्योंकि मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने जब कहा था केतन अभी जिंदा है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। इतना सुनते ही सिया गोयल के हाव भाव बदल गए। इसके बाद सिया ने परिवार के सवालों का भी जवाब नहीं दिया। केतन की बहन ने सिया से पूछा कि वो किले में कहां बैठी थी, केतन कैसे गिरा और वो किले के उस किनारे तक कैसे पहुंचा। दावा है कि सिया उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया उसने। अगले दिन जब वो उनके घर आई तब भी परिवार ने पूछा केतन का कौन सा पैर फिसला था, लेकिन वो चुप रही। सवाल जवाब के दौरान सिया की बुआ उसे वहां से ले गई। इसके बाद केतन के परिवार का शक और गहरा गया। इतना ही नहीं, जब वो रोई तो परिवार को वो भी बनावटी ही लगा। तो पूरी घटना को जोड़कर देखा गया और सोसाइटी के सीसीटीवी खंगाले फुटेज में दिखा कि लौटते समय सिया रो भी नहीं रही थी। शक बढ़ने पर परिवार ने पुलिस बुलाई और फिर भांडाफोड़ हो गया। तो आइए सुनवाते हैं कि सुनील गायकवाड़ ने और क्या कुछ कहा और साथ ही पुलिस और केतन का परिवार इसको लेकर क्या कह रहा है। चोट सिर पे ही थी, चोट ज्यादा, सिर पूरा दबा हुआ था, आधा सिर दबा हुआ था, तो सिर पे बल पे गिरा हुआ था लड़का और हाथ पैर पे भी उसके बड़ी बड़ी निशानी थी जो चोट। सिया जो थी वो उपलब्ध थी क्या और उसका क्या रिएक्शन था उस वक्त में? वो थी वहाँ पे, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो उसका रिएक्शन क्या है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ ने बात की, देखी थी उसको, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ी शांत थी, रो नहीं रही थी। बाकी पब्लिक जो थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो थोड़ी शांत थी बाकी लोगों से। सर मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी चाहिए। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है
ये धोखा अपनों नहीं दिया है, ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। लड़की वाले से हमारे बहुत पुराने संबंध थे और उनको मालूम था, फिर भी नहीं हुआ। साहिल से कल चौकसी हुई है, वो चेतन को जानते थे, उस बारे में चौकसी चालू है हमारी। दोस्ती दोनों की साहिल नहीं करवाई? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। साहिल से हमने चौकसी की हुई कल। मित्तल परिवार के रोल को लेकर बहुत संदेह है। कहा जा रहा है कि वही लोग हैं जिन्होंने साहिल की बहन सिया और केतन की मुलाकात करवाई थी। उनसे भी पूछताछ हुई है, क्या कहना है उनका? प्राइमरी उनसे भी पूछताछ हुई है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कितनी टीम्स बनाई गई हैं और कितने लोगों से अब तक इस मामले में पूछताछ हो गया है सर? इसमें ज़रूरत जैसे जैसे बनी उस हिसाब से हमने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जो और स्टेटमेंट्स भी लिए हुए हैं और अभी आगे भी हम और बुलाएंगे लोगों को। कितनी टीम्स बनाई गई हैं जांच की? एसपी सर के गाइडेंस में हमने 6 टीम्स बनाई हुई है। कि पेपर लीक का ट्रेंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक होने से तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में पेपर लीक की खबर आते ही पुलिस तो एक्टिव हुई और 3 लोगों को अपने गिरफ्त में लिया है। लेकिन फिर देश में वही सवाल कि आखिर ये पर्चा लीक कैसे हो रहा है, फुल प्रूफ कैसे हमारी तैयारी होगी कि लीक ना हो। छात्रों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करे सख्त से सख्त। महाराष्ट्र में पेपर लीक के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको बता देते हैं ये पेपर लीक हुआ और आगे क्या होगा। तो महाराष्ट्र में परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक। कल महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से 24 घंटे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक की सूचना के बाद थाने में कई जगहों पर छापेमारी होती है। पुलिस ने इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया। भिवंडी में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। पेपर लीक के बाद कल होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस परीक्षा में 4.28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। महाराष्ट्र में शिक्षक बनने के लिए या जो पहले से सरकारी शिक्षक हैं उनके लिए भी टीईटी कंपलसरी है। राज्य भर में 1729 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 18,000 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। हर केंद्र की निगरानी राज्य और जिला कंट्रोल रूम से होनी थी, लेकिन तमाम इंतजाम के बावजूद पेपर लीक। परीक्षा परिषद ने कहा दोबारा परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो भी लोग पेपर लीक में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही रटी रटाई, लेकिन अब जनता को चाहिए एक्शन। पेपर लीक पर पुलिस और परीक्षा परिषद ने क्या बयान दिया है, सुनिए। गोपनीय बातमीदार के तहत एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल जो पेपर होने वाला है वो पेपर बेचने के लिए कुछ लोग आज भिवंडी शहर में कोनगांव एरिया में आने वाले हैं। उन्होंने पूरी टीम तैयार की, डिकॉय तैयार किया, ट्रैप लगाया। तो सुबह 11 बजे के दरमियान हमें उनके टीम को मालूम हुआ कि 3 लोग यहाँ पे ये पेपर बेचने के लिए आए थे। उनके पास बातचीत होने के बाद उनके सर्च में कुछ पेपर्स मिले जो कल की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे जो पेपर आने वाले थे वो उनके ताबे में मिले। इसलिए उन लोगों को हिरासत में लिया है, पेपर जब्त किया है। उनके पास से कुछ मोबाइल, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी जब्त किए हैं। इसमें ये कार्रवाई में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। 28 जून 2026 यानी कल जो टीईटी की एग्ज़ाम होने वाली थी वो हमने पोस्टपोन कर दी है। इस परीक्षा के लिए 1728 सेंटर्स थे। प्रश्न पत्रिका लीक हो गई है, ऐसा थाने भिवंडी में हुआ है। रजिस्टर किया है जो ये पेपर लीक हुआ इसके चलते गुना एफआईआर हो गई है। हमारे परीक्षा परिषद के अध्यक्ष और आयुक्त दोनों भी वहां पर गए हैं। देखिए पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज है।
राहुल गांधी, एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टीईटी देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया। इसके साथ वो कहते हैं जिसे देश का हर युवा असुरक्षित है और यहां सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये युवाओं के भविष्य की चोरी है। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं नीट का पेपर लीक हुआ, एमपीएससी का पेपर लीक हुआ और अब टीईटी का पेपर भी लीक हो गया। भाजपा को संविधान बदलने के लिए पार्टियां तोड़ने की बजाय बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा ने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं? टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होना अत्यंत गंभीर और निंदनीय घटना है। इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं और आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा करूंगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एक और परीक्षा लीक हो गई। इन्होंने परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, हर जगह चोरी कर रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा है, देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र से यूपी तक में सियासी बयानबाजी भी काफी तेज है। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। पेपर अभी जो फूटा है, 4.5 लाख विद्यार्थी उसके एग्जाम वहां पे देते हैं। यहाँ पे भी भ्रष्टाचार, ये सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए, हम सबकी मांगनी है। इस सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा परीक्षा और ये पेपर लीक ये पहली बार नहीं हो रहा है और हर गलती से सरकार सबक नहीं ले रही है और उसका परिणाम ये है कि हमारे छात्रों को और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सरकार जब ये कहती है हम विकसित भारत बनेंगे, अगर विकसित भारत में पेपर लीक होंगे तो रोजगार नौकरी कौन देगा? और जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। ये सारी बातें ऊपर से नीचे जाती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाती। ये बात ध्यान में रखना। अभी ऐसा ही सारा भ्रष्टाचार और ये जो हो रहा है ना, और गलत बातें लोगों को बताया जाता है, झूठी बातें बताया जाता है, कोई डर नहीं रहा है। गलत काम करने में लोगों को कोई डर नहीं रहा है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब भी यही सारे लोग काम करते थे और पेपर लीक किया करते थे। अभी नीट के एग्जाम के बारे में भी हमने सुना। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं महाराष्ट्र सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने समय रहते पेपर लीक का ये प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया। एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता। चलिए, बात हो गई पेपर लीक की। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान से एक तस्वीर आई है जिससे आतंकवाद पर पाकिस्तान की फिर से कलई यानी पोल खुल गई है। कैसे? देखिए, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को आप जानते ही होंगे। शोएब अख्तर के भाई का यह जनाजा है जो आप देख रहे हैं। चलिए विस्तार से बता देते हैं। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में कौन कौन आतंकवादी पहुंचा यानी टेररिस्ट। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब है। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे का मौका था। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकवादी शामिल थे। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में लश्कर का आतंकी दिखा। हाफिज सईद के करीबी भी इस जनाजे में मौजूद थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी दुआ करते हुए दिखे। पीएमएमएल के इस्लामाबाद प्रमुख इनाम उर रहमान कंबोह मौजूद था। पीएमएमएल के उप महासचिव अब्दुल्ला तुर भी जनाजे में शामिल था। महासचिव हाफिज उमर, खिदमत समिति के अध्यक्ष अमजद भट्टी भी वहां मौजूद था। 3 दिन पहले क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर का निधन हुआ था, इंतकाल हुआ था और इसके बाद उनके जनाजे में आतंकवादियों की तस्वीरें वायरल हो गई। इसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को शरण देने की नीति की पोल खोलकर रख दी है दुनिया में। फिर से पीएमएमएल के जनाजे में शामिल लोगों का वीडियो भी जारी हुआ है। हालांकि शोएब अख्तर ने आतंकवादियों के शामिल होने पर कोई बयान नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बॉलीवुड के भाईजान यानी दबंग खान सलमान खान। क्या सलमान खान अपना घर छोड़ने वाले? ये सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि सलमान खान अपनी सुरक्षा के लिए अब नया घर बनाने वाले हैं और वो वहां शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी चर्चा जोरों पर है। तो आपको याद होगा कि 2 साल पहले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग कर दी थी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं लॉरेंस गैंग की सलमान को धमकियों के बाद ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और सलमान के घर की गैलरी में बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगा दी गई थी। ये जो देख रहे हैं, अब जब भी कोई त्योहार या फंक्शन या ईद की बारी आती है तो अब इसी बुलेट प्रूफ में रहते हैं अंदर सलमान खान, वहां से अभिवादन करते हैं।
लेकिन अब सलमान खान वो घर ही छोड़ने की तैयारी में है और दावा है कि उनका नया घर इस जगह पर बनेगा जहां काम चल रहा है। ये तस्वीर देखिए। चलो आइए डिटेल में बता देते हैं कि आखिर सलमान खान का नया घर कहां होगा और कितना आलीशान होगा, क्योंकि 5 दशक के बाद सलमान खान अपना घर छोड़ने वाले हैं। जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में वो साल 1974 से रह रहे हैं, दावा है कि उसे छोड़कर सलमान दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुंबई में नया घर बनाने की परमिशन मिल गई है। सलमान खान का नया घर मुंबई के ही बांद्रा इलाके में होगा, जो पुराने घर से थोड़ी दूरी पर समंदर किनारे पर बनेगा। बांद्रा के चिंबई इलाके में बनने वाली इमारत 6 मंजिला होगी। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी MCZMA ने 16 जून को सलमान खान को नया घर बनाने की मंजूरी दे दी है। जहां घर बनेगा वो प्लॉट उनकी मां सलमा खान के नाम पर है। 6 मंजिला नई इमारत में ग्राउंड फ्लोर और स्टील पार्किंग होगी। इस आलीशान घर में कई कमरे और आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसे करीब 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में बनाया जाएगा। सलमान खान के प्रोजेक्ट को पूरा करने का ठेका भी दे दिया गया है। BMC ने इसके लिए अक्टूबर 2025 में शुरुआती अनुमति भी दे दी, यानी जल्द ही सलमान का नया आशियाना बनकर तैयार हो सकता है, जहां वो गैलेक्सी अपार्टमेंट से परिवार के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। इसी घर के बाहर 2024 में फायरिंग की वारदात हुई थी। जांच में हमलावरों का संबंध लॉरेंस गैंग से बताया गया था। खतरा होने पर सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। Y+ कैटेगरी उनकी सुरक्षा दी गई थी। अब नया घर मेन रोड से अंदर होगा, जो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो जहां सलमान खान का घर बनेगा, वहां से हमारे संवाददाता प्रशांत सिसोदिया ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। देखिए। मैं जो खड़ा हूँ मुंबई के बांद्रा स्थित चिंबई इलाके में, और ये जो साइट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही साइट है जहाँ पर सलमान खान का नया घर बनने वाला है। ये प्लॉट सलमान खान की जो माँ हैं सलमा खान, उनके नाम पर ये प्लॉट था, और 1956 से पहले यहाँ पर कोई 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसको डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो जर्जर हालत में थी। और अब सलमान खान यहाँ पर अपना नया घर बनाएंगे, जो कि 6 मंजिला इमारत होगी, जिसमें पार्किंग होगी, स्टल्ट होगी। इसी गली में चिंबई में सलमान खान के जो भाई हैं सुहेल खान, उनका ऑफिस भी है, जिसका वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 3 मिनट भी नहीं है। अगर आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो उनके भाई हैं सुहेल खान, उनका ऑफिस है, जहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन हाउस। अब आपको लिए चलते हैं युद्ध के मोर्चे पर। शांति समझौते के बीच एक बार फिर से अमेरिका और ईरान में जंग भड़क उठी है, और अमेरिका ने ईरान पर लगातार 1 घंटे तक बमबारी करती है। अमेरिकी सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, आपके सामने रखें। और इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया है। जी हां, जवाबी कार्रवाई हुई है उधर से भी। और आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है, चलिए जान लेते हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान शांति का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जंग भड़क गई है। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर लगातार अटैक किया। ईरानी ड्रोन ठिकानों, रडार साइट्स को टारगेट किया गया। अमेरिका ने इस कार्रवाई को ईरानी हमलों का पलटवार बताया। यह दावा किया कि ईरान ने होर्मुज में जहाज पर अटैक किया। सिंगापुर के कार्गो शिप MV एवर लवली पर ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि ईरान ने इस हमले को लेकर कोई बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद ईरानी सेना ने भी एक्शन लिया। ईरान ने इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है, और ईरान ने अमेरिका पर नियम उल्लंघन का आरोप लगाया है और बातचीत के दौरान फिर से अटैक करने की निंदा की है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच प्रारंभिक समझौता हुआ। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ। इसके साथ 60 दिनों के अंदर दोनों देशों के बीच फाइनल बात होगी, लेकिन इस हमले के बाद एक बार फिर जंग के हालात बन रहे हैं। चलिए इसी खबर के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप बने रहे, देखते रहे NDTV इंडिया। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार।